जय हिंद। आज हम आपको संक्षेप में संविधान इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास में पूरा संविधान पढ़ने का समय नहीं होता, और इसलिए आपको हम एक ऐसी ब्रीफ क्लास लिया जिसमें दो पार्ट में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है एक ऐसी पुस्तक होती है जिसके द्वारा भारत की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों चीज़ें संचालित की जाती हैं। अर्थात संविधान में वो पावर्स, वो नियम और निर्देश दिए गए हैं जिससे विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों संचालित होती हैं। न्यायपालिका, विधायिका का मतलब होता है जिसमें कानून बनाए जाएं। कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका। कानून बनाने वाली संस्था को लेजिस्लेचर, असेंबली कहा जाता है। अच्छा, कानून दो स्तर पे बनते हैं अपने यहाँ पर। एक होती है केंद्र की सरकार और एक होती है राज्य की सरकार। मतलब भारत राज्यों का एक संघ है, तो केंद्र के कानून अलग बनते हैं और राज्य के कानून अलग बनते हैं। केंद्र के कानून जहाँ बनते हैं उसे हम संसद कहते हैं, और जहाँ राज्य के कानून बनते हैं उसे हम विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल। वहीं पर कार्यपालिका की बात करें तो जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होता है कि जो बनाए गए कानून हैं उन कानूनों का यदि उल्लंघन किया जाता है या उनको ओवर रूल्ड किया जाता है तो न्यायपालिका का काम है प्रत्येक कानून के अनुसार दंड सुनाना या पनिशमेंट देना। मतलब न्यायपालिका का काम है न्याय करना। न्याय किन चीज़ों पर किया जाएगा? कानूनों पर। कानून बनाए क्यों जाते हैं? कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे देश में एक सुशासन स्थापित हो सके, और कानून का जो उल्लंघन करेगा अर्थात उसने उस सुशासन में बाधा उत्पन्न करी, इसलिए न्यायपालिका उसको दंडित करेगी, पनिशमेंट देगी। तो ये तीन अंग होते हैं अपने लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के, और इन तीनों का विवरण ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली दिया गया है। मतलब हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई, इसका जो बीजारोपण हुआ वो कहाँ से हुआ? ब्रिटिश काल में ही हुआ। और ब्रिटिश काल में मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में शासन करने आई थी और उनका पूरे भारतवर्ष पे अधिकार भी नहीं था, तब उन्होंने नियमबद्ध तरीके से या कानूनी रूप से शासन चलाना शुरू किया था। तो हम पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताएंगे, और उस पृष्ठभूमि में ही मैं आपको पहले एक्ट से लेकर के आखिरी एक्ट तक जो ब्रिटिश काल में बने थे उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उन्हीं पॉइंट को बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और उसके बाद में फिर जब भारत आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हुआ, और इंडिपेंडेंट होने के बाद में फिर किस तरह से भारतीय लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया, फिर अपन उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि ब्रिटिश काल में किस तरह से कानून बनाए गए, ब्रिटिश काल में क्या क्या हुआ। तो ठीक है, अपन चलते हैं ब्रिटिश काल में। देखिए, ब्रिटिश काल में संविधान का विकास, बिल्कुल हम पॉइंट पे आ जाते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो अंग्रेजों के समय में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अंग्रेजों के समय आया हुआ पहला एक्ट कौन सा था, या पहली बार कौन सा एक्ट भेजा था? तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान हुए? तीन बातें आपको इसमें याद रखनी है। कि पहली बात, जो भारत था, भारत में मेनली अंग्रेजों का जो अधिकार था वो कोस्टल लाइन पर था। ये बम्बई है, ये चेन्नई है, ये कलकत्ता है। तो सबसे पहले इनका जो अधिकार हुआ था 1757-82 के बाद में, वो बंगाल, पश्चिम, जो आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, इसी क्षेत्र में सबसे पहले उन लोगों का अधिकार हुआ था। तो जो
एक अंग्रेजों का ठिया या मुख्यालय एक बंबई था, एक चेन्नई था और एक कलकत्ता था। 3 क्षेत्रों पर सबसे पहले इन्हें अधिकार किए थे। तो 1773 में क्या हुआ कि बंगाल, सबके अपने अपने गवर्नर होते थे, यहाँ का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर और यहाँ का गवर्नर। तो क्या हुआ कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। और इससे तात्पर्य था कि बंबई और चेन्नई भी इसके दायरे में आ चुके थे, बंबई और चेन्नई भी इसके दायरे में आ चुके थे, करेक्ट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसी के तहत बंगाल में, मतलब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो गवर्नर जनरल बने थे, इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य की एक कमेटी बना दी गई थी, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट बना था, देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना पहला, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना, उसका जो चीफ जस्टिस था उसका नाम था एलिजा इम्पे। कौन था? एलिजा इम्पे। तो आपको ये 3 बातों पर इसमें क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद में 1781 का एक्ट आया था। 1781 का एक्ट आपको बिल्कुल काम का नहीं है। 1793 का 93 का एक्ट आया था, वो भी काम का नहीं है। अब आपको 1813 का एक्ट जो काम का है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वही बता रहा हूं। 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट, तो 1813 का चार्टर एक्ट, ये दूसरा कुल मिला के 4 चार्टर एक्ट आए थे। पहला 1793 में आया था, 1793 में, और इसके बाद में आया था 1813 में। तो 1813 से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा। इसमें 2 बातें आप याद रखना। नंबर 1, जो कंपनी थी, याद रखना कि कंपनी का शासन भारत में रहा है 1857 तक, 1857 तक। 1857 एक 2 पार्ट में अंग्रेजों के शासन को बांटता है। बिफोर 1857 जो शासन था वो कंपनी का था, और 1857 के बाद में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, करेक्ट। तो 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए। केवल 2 अधिकार शेष रहे। एक चीन के साथ व्यापार, और दूसरा चाय का व्यापार। ये 2 अधिकार रहे। चीन के साथ व्यापार और चाय का अधिकार, ये 2 शेष रह गए। बाकी के सभी कंपनी के एकाधिकार, जो मोनोपोली थी कंपनी की इंग्लैंड की तरफ से, कि इंग्लैंड से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, वो इन्होंने समाप्त कर दिया। और अब केवल चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अकेला कंपनी की मोनोपोली रही। बाकी अदर कंपनी जो इंग्लैंड की थी वो भी अब भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। दूसरी इसमें एक और बात है 1813 में, कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट मिल गई थी। मतलब ईसाई मिशनरीज जो हैं वो 1813 के बाद आना फ्री हो गया। तो ईसाई मिशनरी को छूट हो गई थी, आने की छूट हो गई थी। भारत में आने की, धर्म प्रचार करने की छूट हो गई थी। और तीसरी अहम बात आप याद रखना है, इसमें एक अहम बात याद रखना कि 1 लाख रुपया ये इंडियन एजुकेशन के लिए पहली बार रखा गया था। मतलब 1 लाख रुपया पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है रखा गया था बजट में। तो कुल मिला के 3 बातें आपको इसमें याद रखना है। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, बट चीन और चाय का व्यापार रहा। ईसाई मिशनरी को भारत आने की छूट हो गई, और 1 लाख रुपया जो है इंडियन एजुकेशन के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए रखा गया। ठीक, नेक्स्ट अपन देखें
1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 के बाद में 1833 का चार्टर एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से पूर्ण समाप्त हो गया। याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो चीन और चाय का व्यापार था वो भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पे आप जाइएगा कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किए गए, तो 1813 भी आ सकता है और 33 भी। अगर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए तो 33 ही है, और आंशिक रूप से बचे रहे तो वो आएगा 13। एक बात 1833 में याद रखना। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका कि 1833 का कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और इसके तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। पहला बना था विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक वही हैं जो सुधारवादी माने जाते हैं। इन्हीं के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था, वही विलियम बेंटिक हैं। तो आपको याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, तो ये बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल है, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल है। कौन? विलियम बेंटिक, है ना, क्योंकि प्रमोशन हो गया अभी। अब पूरे भारत का जो बम्बई था, मद्रास था, ये अब इस पर पूर्ण अधिकार हो गया इनका। अब ये पूरे जो इंडिया में जितना भी अंग्रेजों का शासन था उसका हेड बन गया, ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो आपको ये बात याद रखना है। तीसरी बात, ये एक बात हो गई इसकी, ये एक बात, ये दो बात। तीसरी बात याद रखना, इसमें ही दास प्रथा के अंत की बात कही गई थी। दास प्रथा समाप्त। तो 1833 के एक्ट में दास प्रथा के समापन की बात भी कही गई थी। तो अब लेकिन ये भारत में कब खत्म हुई? 10 साल बाद, मतलब 1843 में जाकर के समाप्त हुई। लेकिन इसका प्रावधान कहाँ कर दिया गया था? 1833 में। तो ध्यान रखिएगा कि दास प्रथा समाप्त 1843 में हुई, लेकिन प्रावधान किस में था? 1833 के एक्ट में था। और इसी एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया था। विधि सदस्य, और विधि सदस्य के रूप में जोड़ा जाने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले। विधि सदस्य कौन होता था? एक विधि सदस्य। तो विधि सदस्य से तात्पर्य था जो कानून बनाने में मदद करे, ऐसा सदस्य। तो 4 बातें हो गई। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और दास प्रथा समाप्त करने की बात कही, लेकिन वो 10 साल बाद हुई, और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया। और 5वीं बात अगर आपको याद रखनी है तो सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया गया, है ना। सरकारी नौकरियों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो भेदभाव होते थे वो समाप्त कर दिया गया। अब योग्यता ही एकमात्र आधार रह गया कि अब केवल योग्यता के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। करेक्ट? तो योग्यता के आधार पर मूल्यांकन। ठीक, ये हो गया 1833 का। अब हम चलते हैं आगे। 1883 के एक्ट, 1853 का एक्ट आया, फिर 1853 का एक्ट। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो इन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। डिटेल में मैं फिर से बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1853 में एक्ट आया था, बस इतना आप याद रखिएगा। हालांकि एक पॉइंट में आपको इसमें भी बता देता हूँ कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति मिली थी इसमें, है ना। सिविल सेवाओं की परीक्षा में भारतीयों को
शामिल होने की अनुमति मिली थी। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो विधि सदस्य पिछले में बना था वो अस्थायी था, इसमें आकर के वो भी स्थायी हो गया था। ठीक है ना। तो भारतीयों को सिविल सेवा में, सिविल से सर्विसेज में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति मिली, भारतीयों को शामिल होने की अनुमति मिली। ये बस यही पॉइंट है। इसके 1853 के बाद में अगला अधिनियम, तो निश्चित रूप से अब 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति हुई। अब क्रांति के बाद में बड़ा भारी बदलाव आया और बदलाव लाने के लिए एक एक्ट आया और उस एक्ट का नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1858 का ये वो अधिनियम है जो कि कंपनी के शासन को समाप्त करता है और क्राउन के शासन को शुरू करता है। तो 1858 का जो एक्ट है, इसके तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ, कंपनी का शासन समाप्त, और उसके स्थान पर क्या आ गया, क्राउन का शासन शुरू हो गया। क्राउन का शासन शुरू हुआ। ठीक। तो 1858 के एक्ट के तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन का शासन शुरू हुआ। इसमें होना ये था कि जो गवर्नर जनरल था, जिसको अपन जी लिख रहे हैं, गवर्नर जनरल, अब वो भारत का वायसराय कहलाने लगा। वायसराय, केवल नाम परिवर्तन हुआ, कार्य उसके वही रहे, अथॉरिटी वही रही, पावर्स वही रहे, लेकिन अब क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अब उसे वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है ना। पहले क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल, जब वो प्राइवेट था। अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय। ठीक। तो वायसराय कहा जाने लगा। एंड फर्स्ट वायसराय, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ था और उसी के समय वो क्या बन गया, वायसराय बन गया था। ठीक है। तो आप इसको याद रखना। इसके अलावा वहाँ पर ब्रिटेन में भी कुछ परिवर्तन हुए थे। वहाँ पर एक नई पोस्ट बनी थी जिसका नाम था भारत सचिव। कौन बन गया था, भारत सचिव। तो ब्रिटेन में भारत सचिव बनाए गए। भारत सचिव एक नया पद सृजित हुआ। भारत सचिव जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का भी मेंबर होता था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था। ठीक। तो 1858 के तहत, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति होती थी ब्रिटेन में। मतलब अब ये हो गया कि भारत के मामले में जो भी निर्णय लेना है तो वो भारत सचिव 15 सदस्यों की समिति के साथ में मिलकर के लेगा। तो भारत में बैठेगा, भारत का हेड कौन बना, वायसराय, और भारत सचिव कौन बना, वहाँ पर इंग्लैंड में बना था। ठीक है। इसे इस एक्ट को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया, तो वो था 1858 का एक्ट, क्योंकि हमें कंपनी के शासन से मुक्ति मिली थी। अब हम सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ चुके थे। समझ गया कि नहीं। ठीक है ना। तो बाकी स्वतंत्रता तो हमें 47 में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कंपनी के शासन से हमें मुक्ति मिली थी। ये जो मैग्ना कार्टा है, ये दस्तावेज कहाँ का है, मैग्ना कार्टा, ये है आपका इंग्लैंड का। 1215 में इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में वहाँ के किंग ने, राजा ने मैग्ना कार्टा नाम का एक दस्तावेज 1215 में प्रकाशित किया था। क्या था ये मैग्ना कार्टा? इसमें ब्रिटेन के राजा ने अपने ही विरुद्ध आम जनता को पहली बार कोई राइट्स दिए थे। तो उस दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा। और अब क्या होने ये लगा कि कभी भी किसी भी फील्ड में अगर स्वतंत्रता दी जाती या राइट्स दिए जाते तो उसको फिर मैग्ना कार्टा ही कहने लगे। तो 1215 का दस्तावेज है मैग्ना कार्टा। तो इस तरह से
ये एक्ट हो गया 1858 का। तो 4-5 बातें आपको इसमें याद रखनी हैं। कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन का शासन शुरू, गवर्नर जनरल बना वायसराय और पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड में बना भारत सचिव और 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं। इसके बाद आया 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट। तो इसमें भी ऐसी कोई खास बात है नहीं जिसमें अपन देखें। तो इसमें गवर्नर जनरल की समिति में 5 सदस्य हुआ करते, 4 सदस्य होते थे, अब 5वां सदस्य भी शामिल कर दिया गया जो जुडिशियरी से संबंधित था, है ना। तो और इस एक्ट के द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या होता है विकेंद्रीकरण? मतलब जो शासन होता है उसका केंद्रीकरण, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स होना केंद्रीकरण कहलाता है, करेक्ट। और यदि आप अपने अधिकारों को केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने निचले स्तरों पर ट्रांसफर करने लगते हो तो दैट इज कॉल्ड विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, करेक्ट। अगर पूरी शक्तियां केवल वायसराय अपने पास रखता तो उसको कहेंगे केंद्रीकरण, लेकिन निचले स्तर पर अगर आप शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे तो उसको क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो 1861 में शुरू की गई थी, है ना। और जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते थे ना, उनको भी कानून बनाने की कुछ सीमित आधार पर अनुमति दे दी गई थी, ये था। तो इसको दिया गया। इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, 1892 आया, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसमें प्रांतों के विधानमंडलों का विस्तार किया गया। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको याद रखना है कि भारतीयों को जो प्रश्न पूछा जाता है, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, परंतु वो वोटिंग नहीं कर सकते थे, वोटिंग नहीं कर सकते थे, वोटिंग नहीं। केवल भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, परंतु वो वोटिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है। और चुनावी पद्धति की शुरुआत इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, चुनावी पद्धति। यद्यपि चुनाव शब्द का प्रयोग शुरू कहीं नहीं किया गया, लेकिन चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने लगे। चुनावी पद्धति की प्रक्रिया शुरू होना 1892 के एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट एक्ट है आपका 1909 का एक्ट, 1909 का एक्ट। अब देखिए आप 1909 के एक्ट में, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम। देखिए भाई, मार्ले मिंटो क्या है? मार्ले कौन है? भारत सचिव हैं, ये भारत के सचिव हैं जो इंग्लैंड में बैठेंगे। मिंटो कौन है? यहाँ की वायसराय है, वायसराय। तो दोनों ने मिलकर के इस एक्ट को बनाया, इसलिए नाम पड़ा मार्ले मिंटो एक्ट, है ना, 1909। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये थी कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। याद रखिएगा, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र से तात्पर्य है कि जो मुस्लिम क्षेत्र हैं उसमें केवल मुस्लिम लीडर ही खड़ा होगा, है ना। और उसको वोट भी कौन करेगा? मुस्लिम वोटर ही वोट करेगा। मतलब ये एक तरह से समाज को बांटने की कोशिश थी, है ना, समाज को बांट दिया। तो इसको कहा जाता है कि सांप्रदायिक जो प्रणाली है, सांप्रदायिक पद्धति है, उसका बीजारोपण यहीं से हुआ। आगे चल करके इसी एक्ट के कारण भारत और पाकिस्तान बने, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान बनने की नींव 1909 के एक्ट में डल गई थी, क्योंकि मुसलमानों को सेपरेट कर दिया गया था और अलग उनके चुनावी क्षेत्र बना दिए गए थे, जहां से केवल मुस्लिम व्यक्ति ही लीडर खड़ा हो सकता था, ठीक। तो ये एक तरह का मुसलमानों के लिए दिया गया एक्ट था।
ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था इसका, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। वायसराय की काउंसिल में पहली बार एक भारतीय की नियुक्ति। वायसराय की परिषद में फर्स्ट टाइम एक भारतीय की नियुक्ति की गई। भारतीय की नियुक्ति, भाई वायसराय की काउंसिल में इन जनरली अंग्रेज ही होते थे, लेकिन पहली बार भारतीय की नियुक्ति की गई थी, है ना। और पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिल्कुल याद रखना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 के एक्ट में वायसराय की काउंसिल में पहली बार एक भारतीय की नियुक्ति की गई थी, जिसका जो नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में 1919 का एक्ट देखते हैं। तो इसमें आपको 3 बातें याद रखना है कि 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना और द्विराष्ट्र का जो आधार था, द्विराष्ट्रवाद, उसकी नींव यहीं रख दी गई थी। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि वायसराय की काउंसिल में इंडियन पहुंच गए, अपॉइंटमेंट हो गया। पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसके बाद में 1909 का एक्ट अपन देखते हैं। 1919 का एक्ट देखते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो ये वायसराय थे, ये वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सचिव और वायसराय, तो इन जैसा मार्ले मिंटो था ऐसे ही कौन है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। अब देखो, इसमें जो प्रावधान हुए हैं उनको याद रखना आसान है। ये 19 और 19 दो बार लिखा है, एक बार 19, दो बार 19। तो इसमें कई सारी बातें दो दो हो गई। नंबर 1, जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। विषय 2 भागों में बांटे गए, 2 भागों में बांटे गए। ठीक है ना। जो अच्छा, विषय क्या होते हैं? विषय उनको कहा जाता है जिस पर सरकार को जनता के लिए कार्य करना होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? विषय। जैसे गृह विभाग, या फिर आप देखें वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब विषय कहलाते हैं। तो विषय जितने भी थे उनको 2 भागों में बांट दिया। केंद्र के विषय अलग और राज्य के विषय अलग कर दिए गए। केंद्र के विषय अलग, राज्य के, मतलब विषय 2 भागों में बांटे गए। कौन कौन से? केंद्र के विषय और राज्य के विषय। ठीक, अब केंद्र के विषयों पर केंद्र को कानून बनाना था। राज्यों में क्या थे? विधानमंडल थे। राज्यों मतलब प्रांतों में जो इलेक्शन हो रहे थे या प्रांतों में जो सरकार वो थी, उसको भी 2 भागों में बांटा गया। मतलब राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन की शुरुआत की गई राज्यों में। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब है कि 2 लोग जब शासक हो तो उसको द्वैध शासन कहते हैं। तो प्रांतों में या राज्यों में जो थी 2 ऑनर हो गए। एक हो गया कौन? गवर्नर जो ब्रिटिश गवर्नर होता था, और दूसरे हो गए चुने हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक, एक हो गया गवर्नर, एक हो गया चुने प्रतिनिधि। मतलब जनता पे राज्यों में अब 2 लोग शासन कर रहे हैं, एक गवर्नर, एक चुने हुए प्रतिनिधि। अब देखिएगा ध्यान से, जो राज्य के जो विषय थे, उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक आरक्षित विषय और एक अनारक्षित विषय। राज्य के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था,
आरक्षित विषय और अनारक्षित। पहली बात तो विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्र के विषय अलग, राज्य के विषय अलग। अब राज्य के विषय को पुनः दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय, एक अनारक्षित विषय। आरक्षित विषय किसके हाथ में थे? गवर्नर के हाथ में, गवर्नर। और अनारक्षित विषय किसके हाथ में थे? चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में, चुने प्रतिनिधियों के हाथ में। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 1919 के एक्ट में विषय दो भागों में बांटे गए थे, केंद्र के और राज्य के। राज्य के विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया था। एक विषय होगा कौन से? आरक्षित, जो कि गवर्नर के हाथ में थे, इस पे गवर्नर डिसीजन लेगा। और अनारक्षित विषय चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में दे दिए थे। ये 1919 का एक्ट है। केंद्र में क्या हुआ था? केंद्र में ये हुआ था कि अब दो सदन बना दिए गए। जैसे आज भी आप देखते हैं दो सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो लोकसभा राज्यसभा जैसा ये जो मामला था ये इसी समय हुआ। तो केंद्र में जो आज लोकसभा और राज्यसभा है ये कब डिवाइडेड हो गए थे? ये 1919 के एक्ट में डिवाइड हुए थे। तो उस समय लोकसभा को कहा जाता था केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान सभा, जो बाद में क्या बन गई? लोकसभा। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि लोकसभा का पुराना नाम क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानसभा थी। ठीक, और दूसरी जो सभा थी उसका नाम था राज्य परिषद। इसको क्या बोलते थे? राज्य परिषद। इसको कहते थे राज्य परिषद, इसको कहते थे राज्य परिषद, जो बाद में राज्यसभा बन गई। करेक्ट। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि केंद्र की लोकसभा और राज्य में राज्यसभा बनाई गई थी। ठीक, अब एक चीज़ और अगर आप चाहें तो रख सकते हैं याद, इसमें टोटल मेंबर 145 होते थे और इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, 60। ठीक, तो ये दो भागों में बांट दिए गए थे। तो आपने देखा कि आपको ये याद रखना है कि 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया था। सचिव और वायसराय विषय दो भागों में बांटे गए थे, केंद्र के विषय, राज्य के विषय। राज्य के विषय पुनः दो भागों में बांटे गए थे, गवर्नर और चुने हुए प्रतिनिधि, है ना। मतलब राज्य में ये दो लोग ऑनर थे और विषय जो थे वो आरक्षित और अनारक्षित में बांटे गए। आरक्षित गवर्नर के अंडर में थे और अनारक्षित चुने हुए प्रतिनिधि के अंडर में थे। केंद्र में क्या हुआ? केंद्र की जो विधानसभा थी उसको दो भागों में बांट दिया था, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। तो केंद्रीय विधानसभा ही लोकसभा बनी और राज्य परिषद राज्यसभा बनी। तो इस तरह से ये आपका वो हो गया। अब इसके बाद में हम देखें, इसी एक्ट के आधार पर 1926 में वो बन गया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, क्लास ले रहे, है ना। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में बना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बन गया था 1926 में। इसी आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब बाद में वो यूपीएससी बन जाएगा, है ना। तो 1926 में इसी एक्ट के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था और ये एक्ट 1927 में, ये 1921 में लागू हुआ था। 1919 का एक्ट 1921 में लागू हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये 1919 का अधिनियम हुआ। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ इवेंट्स हुए। अब ये हम कहाँ तक पहुँच गए? 1919 के एक्ट तक पहुँच गए। अब इसके बीच की जो घटनाएं हैं वो अपन थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं, है तो इतिहास की। एक साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन। क्या था? 1919 के एक्ट में एक प्रावधान था कि आफ्टर 10 ईयर इस एक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा कि इस एक्ट में किए गए सुधार
कितने सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इसी एक्ट में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात कही थी। तो वो उसका सक्सेस देखने के लिए आफ्टर 10 ईयर एक कमीशन गठित किया जाना था, और वही कमीशन था साइमन कमीशन। ठीक, तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, 1927 में। और साइमन कमीशन का भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। विरोध का कारण था एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में आया था। इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था। ठीक, और इसके बाद में एक आई थी नेहरू रिपोर्ट। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट। ये इतिहास में भी हम पढ़ते हैं और इसमें भी हम पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो याद रखना, ब्रिटेन के जो भारत सचिव थे, जिनका नाम था बर्केनहेड, भारतीयों को चुनौती दी थी कि यदि आप सभी दल मिलकर के, सभी जो पार्टीज़ हैं वो मिलकर के यदि आप कोई संवैधानिक प्रारूप तैयार करते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और सभी दलों ने मिलकर एक संवैधानिक प्रारूप बनाया था। उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये 1928 में आई थी। और नेहरू रिपोर्ट को जब लागू नहीं किया गया था, उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 1930 में। इसी को रिजेक्ट करने के बाद में वो हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन नेहरू रिपोर्ट के कारण ही किया गया था। और इसके बाद में, नेहरू रिपोर्ट के बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन क्या है? ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट थी, उन सब पे विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। और भारत के प्रत्येक जो राष्ट्रीय दल थे उनके प्रतिनिधियों को ब्रिटेन बुलाया गया था। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सबसे बातचीत करने के लिए एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठ के बात करनी थी, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया था। और ये कब हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए टोटल। एक 1930 में हुआ, एक 31 में हुआ और एक 32 में हुआ। 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। तो इस तरह से ये 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। यद्यपि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में एक अप्रिय घटना ये हुई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जिस प्रकार का आरक्षण पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए दिया था, 1932 में ऐसे ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात इन्होंने दलितों के लिए भी कर दी। चूँकि अंबेडकर ने इस पर डिमांड की थी कि आप जो है ना इस तरह हमें भी उसी प्रकार का रिजर्वेशन दें, तो ये एक अप्रिय घटना हुई थी। गांधी जी इसी डिमांड से नाराज होकर के और वापस आ गए थे, भारत वापस आए थे, और उन्होंने अछूत दलित उद्धार के लिए, अछूत उद्धार के लिए फिर अपने मिशन चलाने शुरू कर दिए थे। ठीक, तो वो अलग बात हुई। लेकिन इन सब का परिणाम क्या हुआ? साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन, इनका परिणाम हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो अपन वहीं तक पहुंचना चाह रहे थे कि भारत शासन अधिनियम तक पहुंचना चाह रहे थे। तो हम 1935 का आपको भारत शासन अधिनियम के बारे में बता रहे हैं। 1935 का भारत अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। एक बात स्मरण रखिएगा आप कि ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम था, और ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था जो ब्रिटिश काल में आया था। इसके बाद सीधा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसमें कुल 321 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स।
एंड 10 अनुसूचियां, मतलब शेड्यूल थे, अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां और 321 आर्टिकल के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा और लंबा अधिनियम था। और अब इस एक्ट के तहत 1935 के अधिनियम के एक्ट के तहत काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं इस पर, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, 2, 3, 4 याद रखने वाली बातें हैं। तो 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल याद रखना ये, और कहां पर शुरू कर दिया गया? केंद्र में शुरू कर दिया गया, केंद्र में आरंभ, केंद्र में आरंभ। जो अपन ने अभी पिछले 1919 के एक्ट में देखा था ना कि गवर्नर और चुने हुए प्रतिनिधि दोनों मिलकर के शासन कर रहे थे, अभी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई है ना। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उनको क्या दे दी? स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमस, उनको बना दिया गया, अर्थात वो राज्य को दिए गए जो विषय हैं उन पर स्वतंत्रता पूर्वक कानून बना सकते हैं। ये वाली बात इसमें आई। ठीक, पहला बात। यद्यपि वो जो सिस्टम जो प्रांतों में था वो केंद्र में लागू कर दिया। केंद्र में अब जो विषय थे वो 2 भागों में बांट दिए गए। एक आरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल देखता था, और अनारक्षित विषय वे थे जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देखने वाले थे। ठीक, तो इस तरह से ये काम किया गया। अच्छा, इसके अलावा इसी एक्ट के तहत भारत में एक संघ बनाए जाने की योजना थी, संघ बनाने की योजना। याद रखना, ये जो संघ बनाने की योजना थी, ये इस अधिनियम का वो धारा थी जो कभी भी लागू नहीं हुई। ये कभी भी संघ नहीं बना, अंग्रेजों के रहते रहते भारत का कभी संघ नहीं बना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है 1935 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ? तो भारत का संघ नहीं बना, क्योंकि इनका ये प्लान था कि जो देसी रियासतें हैं जिन पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं है और अंग्रेजों के प्रांत मिला के एक संघ बनाने का प्लान था, वो कभी अस्तित्व में नहीं आया। इसके अलावा एक संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय बनाने की मतलब ये आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा है, ये पूरे संघ का एक न्यायालय बनाने की बात कही गई है इसमें। इसके अलावा इसमें हम देखें कि एक आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये संघीय बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय बैंक के रूप में, संघ के बैंक के रूप में बनाया गया। 5वीं बात आप याद रखना कि इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग। इसी के तहत यूपीएससी बनाई गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट बनाया गया था, आरबीआई बनाई गई, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक ठीक है। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। तो संघ, देखो इसमें है तो और भी प्रावधान, लेकिन ये वो प्रावधान है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1935 के आधार पर 1937 में पहली बार चुनाव हुए, 1937 में चुनाव इलेक्शन हुए पहली बार, और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो हम देखते हैं कि एक पंजाब, एक बंगाल और एक सिंध, इन 3 राज्यों को छोड़ करके, कौन कौन से? सिंध, पंजाब और बंगाल को छोड़ करके बाकी सभी प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई थी, है ना। तो पंजाब, बंगाल और सिंध में अकेली सरकार नहीं बनाई थी, तो ये बनाई गई। अच्छा, इसके बाद 1942 ये क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन।
1942 में क्रिप्स मिशन आया था, है ना। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? ये एक प्रस्ताव रखने आए थे कि भारतीयों के ये स्कीम की हर, चूँकि उस समय फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था, ठीक है। तो इनका जो था भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा था। और इस एक्ट के तहत उन्होंने ये बात कही थी कि भारतीयों की जो संविधान सभा है वो युद्ध के बाद में जनता से चुनी हुई जो मेंबर्स होंगे वो ही भारत की संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन इनकी हर बात कैसे शुरू हो रही थी? युद्ध के बाद। तो क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था 1942 में। उसके बाद में 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब पार्ट बी में बताऊंगा। तो अभी आपने 1773 से लेकर के 1935 के एक्ट तक देखा। उसके बाद में भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू होगी जब कैबिनेट मिशन भारत आएगा और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनेगी और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कार्य पूरा होगा। तो इसका पार्ट बी वहाँ से हम शुरू करेंगे और उसको फिर हम आगे आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।